नमस्कार दोस्तों, आई2 चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का प्रैक्टिस सेट 33वां हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि 32 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग में लोग डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेज जनरल ओडायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे इस घटना में। दूसरा प्रश्न है आपका, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने 1853 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की और 1867 ईस्वी में अपने मित्र के सहयोग से लंदन में इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इन संगठनों के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करना प्रारंभ किया था, और यह इंग्लैंड के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे थे। इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो आप सबको पता होगा महात्मा गांधी। ए ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। चंपारण जो कि बिहार के किसानों से जो अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि क्षेत्र के 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करनी होती थी, और इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। गांधी जी के आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई थी। और ये आपका चंपारण नील आंदोलन किस वर्ष हुआ था पूछा जाता है, तो 1917 में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, और 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। बैठक में वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई, और भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य जो है कांग्रेस नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे कि सरोजनी नायडू। इन सभी लोगों को जो है गिरफ्तार करके जो है जेल में बंद कर दिया गया था। सरोजनी नायडू को पूछा जाता है कि कहाँ पर जो है बंद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में जो है उनको बंद किया गया था, आगा खां पैलेस में। तो शुरू कभी जो है डेट आपको कहीं 8 अगस्त मिलेगा, कहीं पे जो है 9 अगस्त मिलेगा, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी के साथ मतभेद होने के बाद मार्च 1939 में कांग्रेस के प्रखर नेता रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। छठवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाए कि गांधी जी ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन जो ये आपका 1919 में हुआ था, और इन्होंने जो है इसलिए समर्थन किया था क्योंकि वे जानते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है जन आंदोलन आवश्यक है, और वे भारतीय मुसलमानों का सहयोग
जो है इसलिए चाहते थे, और उन्होंने खिलाफत आंदोलन के जरिए भारतीय मुसलमानों को जन आंदोलन में सम्मिलित करने का स्वर्णिम अवसर देखा। इससे हिंदू मुस्लिम एकता तो सुदृढ़ हुई, लेकिन दुर्भाग्य से इसके अंतिम दौर में दोनों वर्गों में जो है वैमनस्य की भावना भी आई। केरल में हुआ आपका मोपला विद्रोह इसी की चरम जो है परिणति। मोपला विद्रोह पूछा भी जाता है आपका किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1921 में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का डेट याद रखिएगा 1919। और अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होगा, यहाँ पश्चिम होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। भारत में वर्षा ऋतु जो माना जाता है वो मध्य जून से सितंबर तक होता है। इसमें उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान में जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, और विषुवत रेखीय पछुआ हवा एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक हवा ये विषुवत रेखा पार कर जो है फेरल के नियम के अनुसार भारत में प्रवाहित होती है, और इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये दो शाखाओं में जो है विभाजित हो जाती है। पहला जो है वह अरब सागर और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को ही जो है दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है तमिलनाडु। यानी कि लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो कि दिसंबर माह में जो है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है, तो तमिलनाडु के चेन्नई में जो है सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा अमेजन नदी। यदि विश्व का पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो नील नदी हो जाता। नील नदी की लंबाई जो है 6650 किलोमीटर के आसपास है, और यह अफ्रीका के विक्टोरिया झील से जो है नील नदी का उद्गम होता है। अमेजन नदी का लंबाई जो है वो 6400 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी जो है इसकी लंबाई आपका 3730 किलोमीटर है, और यह जो है आपका इतास्का नामक झील से जो है ये निकलती है मिसिसिपी नदी। गंगा की लंबाई आपको पता ही होगा 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और मिसिसिपी नदी जो है पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया था यूपीपीएससी के एग्जाम में कि ये कहाँ जो है आपका किस खाड़ी में जाकर के मिलती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में जाके मिसिसिपी नदी जो है मिलती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से होगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है अमेजन नदी, और यह एंडीज से निकलती है। एंडीज पर्वत आप लोगों ने सुना होगा नाम, एंडीज पर्वत से यह निकलती है, और ब्राज़ील से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर में यह गिरती है अमेजन नदी। और यह जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का लगभग 40% जल जो है प्रवाह करती है, और इसकी लगभग 1000 सहायक नदियां हैं, और इनमें से कई जो है वह 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी भी सहायक नदी हैं इसकी, और यह नदी कई स्थानों पर जो है 30 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ी भी है। तो याद रखिएगा बहाव की दृष्टि से जो है सर्वाधिक बड़ी नदी भी है ये अमेजन। और 9वां प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो यह गंडक परियोजना। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है, और यह परियोजना गंडक नदी पर बनाया गया है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर जो है भारत में जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, और गंडक ये नदी सोनपुर के समीप गंगा में जाकर के मिल जाती है। 10वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या में पूछा गया है तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य, तो बिहार हो गया। यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा। आपको पता होगा जनसंख्या में पहला स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश का है, दूसरे नंबर पर है जनसंख्या में महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे है बिहार, और चौथे पे जो है पश्चिम बंगाल है। तो ये तो हो गया जनसंख्या में जो है 4 बड़े राज्य। और क्षेत्रफल में यदि पूछा जाए सबसे बड़े राज्य का क्रम, तो राजस्थान जो है पहले स्थान पे आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र, और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार हो गए 4 बड़े राज्य, और ये जनसंख्या के अनुसार हो गए 4 बड़े राज्य।
लेकिन यहाँ पूछा गया जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य जो है तो बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो अभी जो है कल आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का वीडियो उपलब्ध कराया गया है, तो जो लोग नहीं देखें एक बार उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से जो है हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पूछा गया आपसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कब की गई, कौन से संविधान संशोधन में? तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 1989 में जो है इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई, जबकि पहले कितना था तो 21 वर्ष था। 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये भी जो है संविधान संशोधन से ये प्रश्न है। बी ऑप्शन से हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, और इसमें जो है भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जो है मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। तो अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 का है, और भाग जो है 4 का में मौलिक कर्तव्य जो है दिया गया है। तो यहाँ पे ये 42वां संविधान संशोधन होगा 1976। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा 22 दिसंबर को। आपको पता होगा भारत जो है मान लीजिए ग्लोब है, तो भारत की स्थिति जो है यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका ये नॉर्थ, और नीचे साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगा। तो भारत की स्थिति यहाँ है, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पूछा गया दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में वह सबसे बड़ा दिन होगा। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो वह 21 जून को होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 21 जून को सबसे छोटा दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक जो है निर्धन है। 15वां प्रश्न है, राजकोषीय घाटा है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिया गया है। तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाए कि बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व ही जो है राजकोषीय घाटा कहलाता है। सामान्य शब्दों में यदि देखा जाए तो सरकार की कुल आय और व्यय में अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी कि LIC की स्थापना पूछा गया है कब हुई थी। तो यहाँ पे आपका ये विकल्प सही हो जाएगा 1956 ईस्वी में। 19 जनवरी 1956 ईस्वी को केंद्र सरकार ने उन समस्त 245 भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया था, और 1 सितंबर 1956 को इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। संसद के एक अधिनियम के तहत सितंबर 1956 में 5 करोड़ रुपए भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना की गई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा महाराष्ट्र में। भील आदिवासी यानी कि जनजाति ये मुख्य रूप से पश्चिमी पठारी क्षेत्रों में, जैसे कि पश्चिमी पठारी क्षेत्र एवं मध्य भारत में पाए जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो है ये निवास करते हैं। इनके अलावा जो है ये सुदूर पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भी भील जनजाति पाई जाती है। क्योंकि ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया गया है तो महाराष्ट्र यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा 22 भाषाएं।
22 दिसंबर 2003 को लोकसभा ने अंतिम 4 भाषाओं को जो जोड़ा वह मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और आपको बता दें कि अब 8वीं अनुसूची में शामिल कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया था और 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। लेकिन अंतिम जो 4 भाषाओं को जोड़ा गया वह 2003 में जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन 2003 में। वह भाषाएं कौन सी थी? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को शामिल किया गया। तो अब भाषाओं की संख्या हो गई है 22। और किस अनुसूची में है? याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें सभी से। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 ईस्वी को संसद में की थी। और नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि रेनबो रेवोल्यूशन के रूप में किया गया, जिसमें सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियाँ, जैसे कि हरित क्रांति हो गया आपका, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, उसके बाद ये सभी क्रांतियाँ इसमें शामिल हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए विकल्प, वित्त मंत्रालय के सचिव का। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है तथा 1 रुपये के सिक्कों या नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एक अधिकार वह रिजर्व बैंक को प्राप्त है, यानी कि आरबीआई को प्राप्त है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपये के नोटों तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों का देश भर में वितरण कार्य करती है। तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। अगला क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो यह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक में राज्यों के उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। और उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को वह संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय से नियुक्त किया जा सकता है। 22वां क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा? तो वृद्धि होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साख नियंत्रण का अभिप्राय देश में साख की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। और भारत में रिजर्व बैंक यह कार्य करता है। साख नियंत्रण को 2 भागों में रखा गया, एक तो परिमाणात्मक उपाय और दूसरा गुणात्मक उपाय। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए प्रायः बैंक दर सर्वाधिक तरलता अनुपात, नकद आरक्षण अनुपात का सहारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत जब रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात यानी कि CRR में कमी की जाती है तो साख सृजन में वृद्धि होती है। 23वां क्वेश्चन है, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में भी फैल चुका है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सली अटैक हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, स्फिग्मोमैनोमीटर। और यहाँ दिया गया स्फेरोमीटर के द्वारा धरातल की वक्रता मापी जाती है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु वेग मापा जाता है। और एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर है। 25वां क्वेश्चन है, इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो इसमें स्पेन G8 का सदस्य देश नहीं है।
G8 ये आपका विश्व के 8 औद्योगिक दृष्टि के विकसित देशों का समूह है और G8 के सदस्य देश जो हैं उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली और रूस हैं। G8 का प्रथम सम्मेलन पेरिस, फ्रांस के निकट जो है 1975 में हुआ था। जगह है रेम्बोइलेट का नाम है वह जगह का, जहाँ पे सम्मेलन हुआ था 1975 में। और उस समय इस संगठन में मात्र 5 देश शामिल थे। 1976 में कनाडा और इटली इस संगठन में शामिल हुए, तब यह G7 कहलाया। फिर 21 जून 1997 को जो है रूस इस संगठन में शामिल हुआ, तब से यह संगठन G8 कहलाया। और प्रतिवर्ष सदस्य देश जो है जन सामान्य से संबंध मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करते हैं। तो अब जो है इसमें आपका स्पेन जो है शामिल नहीं है। 8 ये देशों का एक समूह है। देश फिर से जो है आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली और रूस। अगला क्वेश्चन है 123 समझौता इन देशों से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत और अमेरिका। 123 समझौता को भारत और अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता के नाम से भी जाना जाता है और इस योजना के फ्रेमवर्क को 18 जुलाई 2006 ईस्वी को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के द्वारा जारी संयुक्त घोषणा के रूप में जाना जाता है। इसके तहत भारत अपनी असैनिक एवं सैन्य नाभिकीय सुविधाओं को अलग करने तथा अपनी सभी असैनिक नाभिकीय सुविधाओं को जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा मानकों के अधीन लाने पर सहमत हुआ है। बदले में अमेरिका भारत को असैनिक नाभिकीय सहयोग देने पर सहमत हुआ है। तो 123 समझौता याद रखिएगा, ये भारत और अमेरिका से संबंधित है। 27वां क्वेश्चन है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ब्लू बुक ये ब्रिटिश सरकार का रिपोर्ट को जो है ब्लू बुक कहा जाता है। उसके बाद जो है ग्रीन बुक भी कहा जाता है जो है ब्रिटेन सरकार के राष्ट्रीय या सरकारी रिपोर्ट को। उसके बाद जो है वाइट बुक, ये पुर्तगाल, चीन और जर्मनी वाइट बुक कहा जाता है। भारत का जो है सरकारी रिपोर्ट वाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा नेल्सन मंडेला। भारत रत्न कला, साहित्य तथा विज्ञान का जो है बड़े पैमाने पर जनसेवा उत्कृष्ट कार्य के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है ये। इसकी शुरुआत 1954 में वह हुई थी और इसे जनता पार्टी द्वारा 1977 ईस्वी में बंद कर दिया था, परंतु फिर से 1980 में जो है कांग्रेस सरकार ने फिर से इसे शुरू किया गया। तो यहाँ पूछा गया है कि किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा नेल्सन मंडेला को जो है दिया गया है और ये दिया गया था इनको 1990 ईस्वी में। 1990 में यह पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना? तो वह हाइड एक्ट, बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका में हाइड एक्ट बना है और अमेरिकी सीनेटर सर हेनरी व्हाइट ने इस कानून को जो है मूर्त रूप दिया है, इसलिए उनके नाम पर ही हाइड एक्ट कहा जाता है। 31वां क्वेश्चन है ये रीजनिंग का प्रश्न है निम्नलिखित अक्षरों में से कौन अक्षर G और Q के बिल्कुल मध्य में है? तो G और Q, तो आप यहाँ लिख सकते हैं G के बाद H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q। तो बिल्कुल मध्य में जो है पूछा गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यल जो है आपका सबसे बीच में होगा, इनकी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि इधर भी आप देख सकते हैं 5 अक्षर है और इधर भी जो है आपका 5 अक्षर है, तो मध्य में पूछा गया है तो यल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि इंग्लैंड को 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6 से तथा फ्रांस को 7, 8, 5, 2, 9, 1 से कूट या संकेतित किया जाता है तो ग्रीस
को इसी कोट में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं इंग्लैंड को जो है कोट किया गया है यहाँ, फिर जो है फ्रांस को, ग्रीस पूछा गया है। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि जी का कोड क्या है इसमें, तो 3 है, तो यहाँ भी जी का कोड 3 हो जाएगा। फिर जो है आर, आप आर देख सकते हैं इसमें, आर का कोड है 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। फिर ई का कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। फिर जो है ई का कोड 1 हो जाएगा। फिर आपका सी का कोड यहाँ आप देख सकते हैं 9 है, तो 9 हो जाएगा। और फिर ई का कोड जो है आपका 1, ई का कोड कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 381191, तो ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त शब्द रखिए। निर्दयी का संबंध दयालु से दिया गया है, तो निष्क्रियता का संबंध किससे होगा, तो सजगता से हो जाएगा, बी ऑप्शन। जिस प्रकार निर्दयी का विलोम शब्द होता है दयालु, उसी प्रकार निष्क्रियता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सजगता। अगला क्वेश्चन है, राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। रीता गीता से ज्येष्ठ है यानी कि बड़ी है। श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु का है। तो सबसे कम आयु का कौन है यहाँ बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। तो मान लीजिए यहाँ जो है राधा हो गई, कह रहा है राधा सुनीता से कम आयु की है, यानी कि ये सुनीता जो है यहाँ हो जाएगी, यानी कि सुनीता जो है बड़ी है राधा से। और कह रहा है राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है, यानी कि राधा किससे बड़ी है, रीता से बड़ी है। फिर कह रहा है रीता गीता से ज्येष्ठ है। रीता किससे ज्येष्ठ है, गीता से, यानी कि गीता छोटी है रीता से। फिर कह रहा है श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु का है। श्याम जो है रीता से ज्येष्ठ है, यानी कि रीता से ज्येष्ठ, यानी कि श्याम जो है यहाँ आएगा आपका। श्याम जो है रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु का है, यानी कि राधा और रीता के बीच में श्याम आ जाएगा। तो कह रहा है सबसे कम आयु का कौन है यहाँ, तो सबसे कम आयु का आप देख सकते हैं यहाँ पे गीता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे बड़ी जो है वह सुनीता है यहाँ। और 35वां प्रश्न है, आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर दाएं 1 किलोमीटर चलें, फिर 1 किलोमीटर बाएं चलें, पुनः बाएं 1 किलोमीटर चलें, अंत में बाएं 2 किलोमीटर चलें। आपका मुंह जो है किस दिशा में होगा ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलें, तो सबसे पहले तो आपको दिशा जो है पता होगा। ऊपर जो है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि आप उत्तर की ओर जो है 1 किलोमीटर चलें, उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ आप 1 किलोमीटर चलें। फिर जो है 1 किलोमीटर जाकर दाएं 1 किलोमीटर चलें। दाएं किधर होगा, दाएं इधर होगा 1 किलोमीटर। फिर आप इधर 1 किलोमीटर चलें, फिर 1 किलोमीटर बाएं चलें। फिर जो है 1 किलोमीटर कह रहा है बाएं चलें, तो बाएं किधर होगा, ऊपर होगा 1 किलोमीटर। फिर जो है पुनः बाएं 1 किलोमीटर चलें, पुनः बाएं, फिर इधर 1 किलोमीटर हो जाएगा। अंत में 2 किलोमीटर बाएं चलें, कह रहा है अंत में 2 किलोमीटर बाएं चले, तो 2 किलोमीटर बाएं यानी कि आप इधर आ गए, यानी कि 2 किलोमीटर इधर आ गए आप, यानी आपका फेस जो है अब नीचे की तरफ होगा। नीचे कौन सा दिशा है, यानी कि साउथ होगा, दक्षिण। तो आपका मुंह पूछा है किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 33वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम आपको 32 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।